TCS में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शुभम सौरभ और आज जिस वीडियो को हम लोग कवर करने वाले हैं वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस एजुकेशन पॉलिसी को जानने से पहले हम लोग जानेंगे एजुकेशन पॉलिसी होती क्या है और भारत में अब तक कौन कौन सी एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी हैं। भारत में एजुकेशन पॉलिसी एक एजुकेशन को चलाने के लिए किसी देश में एजुकेशन की स्ट्रक्चर कैसी होगी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, उसको लेकर के लॉस और रूल गवर्नमेंट बनाती है ताकि एजुकेशन को वो ऑपरेट कर सके अपने नेशन के अंदर, जिसमें वो स्कूल की साइज, स्कूल का क्लासरूम, ट्रैकिंग, टीचर का सिलेक्शन, एजुकेशन सर्टिफिकेशन, टीचर की पेमेंट, टीचिंग मेथड, करिकुलर कंटेंट, ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट और स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के लॉस और रूल्स बनाते हैं। भारत में अभी तक 3 एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी हैं। सबसे पहली आई थी 1964 से 66 के बीच, जिसे हम लोग दौलत सिंह कोठारी कमीशन के नाम से जानते हैं। यह एजुकेशन पॉलिसी जो है 1964 में आई थी, 14 जुलाई 1964 को। दूसरी एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1986 में राजीव गांधी जी की अध्यक्षता में और तीसरी एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है अभी 2019 में ड्राफ्ट बना था और 2020 में नई एजुकेशन पॉलिसी हमें अभी मिली है। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन नए जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके अध्यक्ष चेयरमैन है, इसको याद रखिएगा। ये इसरो के फॉर्मर साइंटिस्ट भी रहे हैं। 2000 में इन्हें पद्म विभूषण भी मिल चुका है, इस बात को साथ ही पद्मश्री भी मिला है। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर नैप 2020 में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं। जैसे कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात की गई। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, सबको शिक्षा और सब तक शिक्षा, साधारण शब्दों में इसे समझिए, सबको शिक्षा और सब तक शिक्षा को हम लोग यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन कहते हैं। साथ ही लक्ष्य रखा गया कि 2030 तक जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है उसे 100% भी किया जाएगा। इसके साथ ही नैप 2020 की बात की गई। नैप 2020 में 2 करोड़ बच्चे जो किसी वजह से स्कूल को ड्रॉप कर चुके थे उन्हें वापस स्कूल में लाने का लक्ष्य रखा गया है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 10+2 स्ट्रक्चर को चेंज करके अब 5+3+3+4 स्ट्रक्चर में इसे बदल दिया गया। 5+3+3+4 स्ट्रक्चर क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अभी हम लोग जो है 10+2 के इस स्ट्रक्चर पर अभी हम लोग चल रहे हैं, जहाँ पर क्लास स्टैंडर्ड 1, 2, 3 करके होता है, उसके बाद 11th और 12th होता है। इसे हम लोग 10+2 स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें 5+3+3+4 एजुकेशन सिस्टम की बात की गई है। जो पहले 5 साल है उसे फाउंडेशनल स्टेज कहेंगे, जहाँ पर मल्टी लेवल प्ले और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का मतलब आप समझिए कि अगर एडिंग सिखानी है बच्चों को तो उसके लिए जो ऐड सिखाने के लिए दो बॉल जोड़ करके ऐड सिखा रहे हैं उसे, एक बहुत सारी मल्टी लर्निंग जो विधि होती है उसके द्वारा हम लोग उसे सिखाने का कोशिश करेंगे। प्रिपरेटरी स्टेज की बात की जाती है। प्रिपरेटरी स्टेज की जो एज होगी वो 8 to 11 होगी और क्लास 3 to 5 को कहते हैं। यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में पढ़ाने की बात भी की जा रही है। साथ ही एक्टिविटी बेस्ड और इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग होगी, प्ले और डिस्कवरी के द्वारा शिक्षा दिया जाएगा। उसके बाद आ रही है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज की बात की जाए तो 6 to 8 को हम लोग मिडिल स्टेज कहेंगे। एज 11 से 14 ईयर्स होगी। यहाँ पर बच्चों को कोडिंग डिकोडिंग भी सिखाया जाएगा। 6 to 8 क्लास में कोडिंग डिकोडिंग सिखाया जाएगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज होता है। मैथमेटिक्स को, साइंस को, सोशल साइंस को एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के द्वारा यहाँ पर सिखाया जाएगा 6 to 8 में, जिसे हम लोग मिडिल स्टेज कहेंगे। और लास्ट में है सेकेंडरी स्टेज, जहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होगी, क्रिटिकल थिंकिंग होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट को चॉइस कर सकता है। साथ ही यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेज में सिखाया जाएगा। अब यहाँ पर एक बात है कि बच्चे अपनी सब्जेक्ट खुद चुन सकते हैं। देखिए, 12th क्लास में होता था, 10th और 12th में आपको स्ट्रीम लेनी होती थी। साइंस स्ट्रीम लीजिए, आर्ट्स स्ट्रीम लीजिए या फिर कॉमर्स स्ट्रीम लीजिए। अब उसी स्ट्रीम की यहाँ पर कोई भी स्ट्रीम नहीं होगा। अगर कोई बच्चा फिजिक्स लेता है तो उसके साथ साथ फिजिक्स के साथ वो चाहे तो म्यूजिक भी ले सकता है, अगर वो चाहे तो आर्ट्स भी ले सकता है और कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है। वो चाहे तो अगर आर्ट्स में वो अगर हिस्ट्री लेता है तो साथ साथ वो केमिस्ट्री को भी पढ़ सकता है। इस तरीके से चीज़ों को वहाँ पर किया गया।
में हॉलिस्टिक अप्रोच की बात की गई है। हॉलिस्टिक अप्रोच क्या होता है? देखिए, हॉलिस्टिक अप्रोच का मतलब किसी बच्चे की अगर जो रिजल्ट बनेगी उसमें सिर्फ उसने सब्जेक्ट्स में क्या नंबर लाए उसको देखकर नहीं, पूरे साल में उसने क्या किया, उसने बहुत सारी जो स्कूल में एक्टिविटीज़ होती है उसमें उसका कैसा परफॉर्मेंस रहा, उस पर रिजल्ट बनेगा। और होलिस्टिक डेवलपमेंट को साधारण शब्दों में समझिए तो बहुमुखी विकास का जो परीक्षण होगा और उसको ही बहुमुखी जो विकास है उसको करने की कोशिश भी की जाएगी। इसे हम होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं। इसके बाद बाल भवन और सामाजिक चेतन केंद्र हर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में खोले जाएंगे, जहां पर बच्चों को आर्ट रिलेटेड, कैरल रिलेटेड और प्रे रिलेटेड एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी। यह भी रखा गया है कि जो बीएड कोर्सेज हैं अब वो 4 ईयर्स की होंगी। जो पहले बीएड 1 ईयर की होती थी, उसके बाद 2 ईयर्स की होती थी, अब ये 4 ईयर्स में बदल दी जा चुकी हैं। इसके बाद जीडीपी का 6% खर्च करने का भी लक्ष्य रखा गया। जीडीपी का टोटल 6% खर्च करने का रखा गया, जो अभी हम लोग 2.7% के आसपास 2017 में हम लोग खर्च करते हैं। इसके बाद ही नेप 2020 में वोकेशनल कोर्स के स्टडीज़ के ऊपर भी वोकेशनल कोर्स क्या है? देखिए, वोकेशनल कोर्स की बात करूँ जैसे कि मेटल वर्क, गार्डनिंग, कारपेंट्री, इलेक्ट्रिक वर्क, पोएट्री मेकिंग, इन सब चीज़ों क्लास 6 to 8 में 10 डेज होगा जो नो बैक डे होगा। उस 10 दिनों में लोकल जो वर्कर होते हैं जो कि पोएट्री का काम करते हैं, मेटल वर्क का काम करते हैं, गार्डनिंग का काम करते हैं, उनसे इन्हें प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा। इसके साथ ही जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो से 100% करने का लक्ष्य लगा गया है 2020 तक। इसके साथ ही 360 होलिस्टिक अप्रोच प्रोग्रेस कार्ड की बात की गई है। बच्चों का जो रिजल्ट होगा उसमें सिर्फ टीचर असेसमेंट नहीं करेंगे, बच्चे भी असेसमेंट करेंगे अपनी, और उनके कलीग भी असेसमेंट करेंगे कि बच्चों का परफॉर्मेंस एक ईयर में कैसा रहा। इसके साथ ही परख को भी नेशनल असेसमेंट सेंटर खोला जाएगा, जिसका काम होगा कि बच्चों की प्रतिभा को वो परखे कि उनमें क्या प्रतिभा है। फॉरेन यूनिवर्सिटी के कैंपस भी इंडिया में खुलेंगे। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया, इनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके ब्रांचेस अब इंडिया में भी खुलने शुरू होंगे। इसके अलावा भी बात की गई है जैसे कि यहाँ पर आप एक्टिव दी जाएगी, प्राइवेट सेक्टर को भी मोटिवेट किया जाएगा कि आप बच्चों को स्कॉलरशिप दो। टेक्नोलॉजी का भी यूज करने की बात की गई है कि एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का कैसे यूज किया जाएगा, डेडिकेटेड यूनिट की एस्टेब्लिशमेंट की जाएगी। ये सारी चीज़ें इसमें बात की गई हैं। इसके बाद बात किया गया एनटीए को लेकर के कि नेशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, और नेशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ही बच्चों को कॉलेज में एडमिशन्स मिलेंगी। इसके बाद जो ग्रेजुएशन की कोर्स है उसको 4 ईयर्स कर दी गई है, कंपलसरी कर दी गई है। बच्चे चाहे तो बीच में ड्रॉप आउट कर सकते हैं और वापस जब एडमिशन लेंगे तो जिस सेमेस्टर में थे उसी सेमेस्टर से वो कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, इसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, लिमिटेशंस कहिए, ड्रॉबैक्स कहिए, आप जो चाहते हैं वो कह सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो ड्रॉबैक है या फिर क्रिटिसिज्म जो हो रही है वो है लोकल लैंग्वेज को लेकर के। अब सपोज करिए स्टैंडर्ड क्लास 5 तक लोकल लैंग्वेज में पढ़ाना है। कोई बच्चा अगर महाराष्ट्र में है और वो मराठी लैंग्वेज में पढ़ रहा है, अचानक उसके पेरेंट्स की ट्रांसफ़र हो जाती है तमिलनाडु में, तो क्या वो तमिल में अब तमिल लैंग्वेज पढ़ेगा? क्या उसके लिए कॉम्प्लिकेट नहीं होगा ये चीज़ें? दूसरी बात जो रखी गई फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के, आपको पता है जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ होंगी जब इंडिया में आएंगी तो उनकी जो फीस होगी वो काफ़ी हाई होगी। ऐसे में जो गरीब बच्चे और अमीर बच्चों के बीच जो एजुकेशन की क्वालिटी है उसका गैप भी बहुत ज़्यादा आपको बढ़ते हुए दिखने को मिलेगा। जीडीपी के 6% की बात की गई, लेकिन जीडीपी का 6% कैसे खर्च किया जाएगा इसके बारे में अभी तक बताया नहीं गया साफ तरीके से कैसे होगा। देखिए, कहना बहुत आसान है 6%। अगर 6% अपनी जीडीपी का कोई भी कंट्री कंजिक्यूटिव 10 ईयर्स तक खर्च करती है तो आपकी एजुकेशन में मैसिव चेंज आने लगते हैं। इसके साथ ही जो पॉलिसी है उस पर डिबेट नहीं हुई है पार्लियामेंट में। ऐसे में ये उभर के नहीं आया कि इसमें और कौन कौन से फ्लॉस हैं और कौन कौन से ड्रॉबैक्स हैं या फिर लूप होल पॉइंट है। इसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मैंड्रियन लैंग्वेज जो है, द हिंदू में आपकी आर्टिकल छपी, आप देख सकते हैं, मैंड्रियन लैंग्वेज को भी ड्रॉप आउट कर दिया गया। ये एक चाइनीज़ लैंग्वेज है, इसको लेकर के भी क्रिटिसिजम्स हो रही हैं।
ओवरऑल ये जो एजुकेशन पॉलिसी है काफ़ी बेहतर एजुकेशन पॉलिसी है। कुछ लूप पॉइंट्स हैं, कुछ लूप होल है जिसके ऊपर डिस्कशन करनी चाहिए थी और उसे सुधार करना चाहिए था, लेकिन एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी लंबे वक्त के बाद आई है, ऐसे में इसका स्वागत करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।